I would like to tell you, it's like यूनिवर्सल, यूनाइटेड नेशन से कहा गया कि हर घर में एक मेडिकल बॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। इवन आप अगर सफ़र पे जा रहे हैं या आपके घर में एक मेडिकल बॉक्स होना ज़रूरी है, जो बच्चों की पहुँच से दूर हो और एक सेफ जगह पर हो और रूम टेम्परेचर में हो, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेडिसिन्स जो है वो हाई टेम्परेचर पे, अगर वो 25 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर हो, उस पे मेडिसिन्स जो है वो वक़्त के साथ-साथ अपनी इफ़ादियत खो देती हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम घर में जो भी मेडिसिन्स रख रहे हैं, वो हम रूम टेम्परेचर पर रखें। और रूम टेम्परेचर क्या होता है? वो होता है 25 डिग्री या उससे कम। कोई भी मेडिसिन्स हो, चाहे वो सिरप है या टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, उनको आप कभी भी बाहर ना रखें। सूरज की शुआओं से उनको बचा के रखें, उनको मॉइस्चर से बचा के रखें, ऐसी जगहों से दूर रखें जहाँ पानी का अखराज होता हो या जहाँ मॉइस्चर हो, जैसे बाथरूम है। तो इसके अलावा भी उन मेडिसिन्स को इतनी ऊँचाई पे रखें कि वो तमाम बच्चों की पहुँच से जो है वो दूर रहें, क्योंकि बच्चे जो है वो मेडिसिन्स जो है वो ले सकते हैं, खा सकते हैं और उनका उनको साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकता है। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, एक फैमिली बॉक्स के अंदर क्या-क्या होना चाहिए हर घर के अंदर? आपके पास ज़रूरी है कि पेन और फ़ीवर के लिए आपके घर में पैरासिटामोल टैबलेट या सिरप का होना बहुत ज़रूरी है, ये हर वक़्त मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास सॉल्युबल एस्पिरिन, 2 तरह की एस्पिरिन आती है, एक वो जो हार्ट पेशेंट्स खाते हैं, वो 81 मिलीग्राम की होती है। दूसरी एस्पिरिन आती है जो सॉल्युबल होती है, डिस्पर्सिबल, जिसे हमें डिस्प्रिन कहते हैं। वो आप ज़रूर घर में रखें एहतियात के तौर पे, एज़ अ स्टॉक के तौर पे। दूसरी, आपके घर में एक एंटीसेप्टिक क्रीम का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे पाकिस्तान में पॉलीफैक्स है, सऊदी अरब में भी एक कोई ना कोई एंटीसेप्टिक क्रीम आप मेरे ख्याल से पॉलीफैक्स के नाम से मिलती है, वो अपने घर में ज़रूर रखें। वेपर रब, विक्स वेपर रब, ये भी घर में होना बहुत ज़रूरी है और ये याद रखें कि वेपर रब जो है वो 2 तरह का आता है, एक एडल्ट के लिए आता है और एक चाइल्ड वेपर रब होता है। तो बच्चों को जो है वो कभी भी एडल्ट वाला वेपर रब ना लगाएँ, ख़ास तौर पे अगर बच्चे जो है वो 4-5 साल से छोटी उम्र के हों। उनके लिए आप ज़रूर बच्चों वाला जो वेपर रब, जो चाइल्ड वेपर रब आता है, उनको खरीद के अपने घर में रखें। फिर आपके घर में एक कैलामाइन लोशन बहुत ज़रूरी है होना। कैलामाइन लोशंस, इसके बारे में मैं आगे बताऊँगा कि वो कहाँ-कहाँ और किन-किन चीज़ों में वो यूज़ हो सकता है। इसके अलावा आपके घर में कोई भी एंटी एलर्जी या एंटी हिस्टामिन टैबलेट होनी ज़रूरी है, टैबलेट या सीरप। उसके बारे में मैं आगे बताऊँगा तफ़सील से, कि कौन-सी एंटी हिस्टामिन आप रखें और कौन-सी एंटी हिस्टामिन जो है वो आप बगैर डॉक्टर या फार्मासिस्ट की इजाज़त के बगैर यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपके घर में ड्रेसिंग स्ट्रिप्स का होना भी ज़रूरी है। ना सिर्फ़ जो आपकी सनीप्लास्ट आता है, उसके अलावा भी किसी भी माइनर कट्स, जैसे बच्चों को या बड़ों को कुछ कट लग जाता है या कोई गिर जाते हैं, हल्का-सा खून बह रहा होता है, उसके लिए आपके घर में ड्रेसिंग वो होनी ज़रूरी है बहुत। क्रैब बैंडेज भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपके घर में होना ज़रूरी है। आप कहीं गिर जाएँ या कोई चोट लग जाए, तो क्रैब बैंडेज फार्मेसी से आप ले लें, वो आप उसको बाँध के वहाँ उसको सपोर्ट दे सकते हैं किसी भी जगह। उसके बारे में भी आगे हम तफ़सील से बात करेंगे। फिर आपके घर में एक थर्मामीटर का होना बहुत ज़रूरी है। मैं अब सिर्फ़ माइनर डिज़ीज़ेज़ के हवाले से बात कर रहा हूँ। जिन लोगों को कोई और डिज़ीज़ या प्रॉब्लम है, ज़ाहिर-सी बात है वो उसके लिहाज़ से मेडिसिन्स अपने पास अलग रखेंगे। तो थर्मामीटर जो है, वो घर में बहुत ज़रूरी है होना और थर्मामीटर में याद रखें कि एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, नॉर्मल हालात में। या अगर आप फ़ारेनहाइट में देख रहे हैं तो वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ अ नॉर्मल टेम्परेचर। एक और बात बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि आपने टेम्परेचर कहाँ से मेज़र किया है। 4 तरीके हैं टेम्परेचर मेज़र करने के। आप टेम्परेचर रेक्टल के ज़रिए से मेज़र कर सकते हैं। आप टेम्परेचर ईयर में लगा के मेज़र कर सकते हैं। आप आर्मपिट जो होता है, वो यहाँ जो लगाते हैं, उसके ज़रिए कर सकते हैं। आप ओरल या टेम्पोरल, यहाँ पर, दोनों जगह पे भी आप टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। लोगों के ज़हनों में अक्सर ये सवाल होता है कि टेम्परेचर में डिफ़रेंस क्या है? कौन-सा टेम्परेचर जो है अगर हम थर्मामीटर के ज़रिए से ले रहे हैं, तो कौन-सा एक्यूरेट है? तो ये रिमेंबर या याद रखें कि जो बच्चों में है, सबसे जो एक्यूरेट टेम्परेचर बच्चों में है, वो रेक्टल है। तो आप रेक्टल थर्मामीटर अगर आप ले रहे हैं, तो बच्चों का रेक्टल बेस्ट है, सेफ है और वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग देगा। बड़ों में आर्मपिट या आप ओरल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कि रेक्टल और ईयर का जो टेम्परेचर होता है,
वो जो है वो 0.5 to 1 डिग्री इन फ़ारेनहाइट वो ज़्यादा होता है ओरल से। तो फ़र्ज़ करें अगर आपका ओरल टेम्परेचर जो है वो 37 आ रहा है, तो असली में जो आपका बॉडी टेम्परेचर है वो सॉरी 98.6 आ रहा है, मैं आपको फ़ारेनहाइट का बता रहा हूँ, तो वो असली में 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा रेक्टल या ईयर में। तो वो 0.5 to 1 के करीब जो है वो हायर होता है। आर्मपिट जो आप यहाँ पे अपना टेम्परेचर लेते हैं, वो ओरल टेम्परेचर से 0.5 to 1 फ़ारेनहाइट डिग्री कम होता है। तो ये आपको कम टेम्परेचर बताता है। तो बेहतर ये है कि अगर आप एडल्ट हैं, तो अपना ईयर से टेम्परेचर लें, जो बिल्कुल एक्यूरेट बताएगा कि आपका असली बॉडी टेम्परेचर क्या है। और आप छोटे बच्चों का ले रहे हैं, तो वो बेहतर ये है कि आप रेक्टल रूट से उनको लें। उनका भी ईयर से आप ले सकते हैं, लेकिन रेक्टल रूट से बहुत छोटे बच्चों का ज़्यादा सही रहता है। इसके अलावा थर्मामीटर के अलावा आपके पास ओआरएस होना ज़रूरी है घर में फॉर डायरिया एंड वोमिटिंग, तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत ज़रूरी है कि all medicine should kept box away from sunlight and should be stored at the room temperature. Like मैंने पहले कहा कि room temperature is 25 degree Celsius or less. So हम किन common ailments के बारे में आज बात कर रहे हैं? तो अगर मैं कॉमन एलिमेंट्स या कॉमन डिजीजेस के बारे में बात करना शुरू करूं, तो 4-5 घंटे तो आराम से लग जाएंगे, या रोजाना भी बात करूं तो पूरा महीना लग सकता है। बट आई हैव चूजन सम इम्पोर्टेंट डिजीजेस टू डिस्कस, जो आप लोगों को याद रहें और जिनके बारे में आप सही मैनेजमेंट कर सकते हो। सो दे आर वन बाय वन। डिस्पेप्सिया, हार्टबर्न या एसिडिटी जो नॉर्मली लोगों को हो जाती है घर में। कफ, इसमें ड्राई कफ और चेस्टी कफ। कोल्ड, जो नॉर्मली लोगों को, लोग इसको फ्लू कहते हैं, वो नॉर्मली कोल्ड होता है। एंड आई विल आल्सो गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ कोल्ड एंड अ फ्लू। पेन्स, डिफरेंट काइंड ऑफ पेन, जैसे हेडेक है, बैक पेन है, मस्कुलर पेन एटसेट्रा। कॉन्स्टिपेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। डायरिया एंड वोमिटिंग, sore throat, how to manage children with a temperature, insect bites, burns and falls. So let's start with dyspepsia. अब डिस्पेप्सिया क्या है, जिसको हम मेडिकल टर्म में डिस्पेप्सिया कहते हैं, लेकिन आम जबान में आप इसको तेजाबियत, मैदे में जलन या सीने में जलन भी कह सकते हैं। इसका पेन जो है नॉर्मली जो है वो आपके जो एब्डोमेन है, जो मिड मिड सेक्शन है, वो यहाँ आपको पेन होता है। बिल्कुल आपके जो पेट के अगर बीच का हिस्सा अगर देखा जाए, जहाँ से स्टमक शुरू हो रहा है, ये पेन जो है वो हार्ट बर्न होता है। अब इस पेन की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, वो आपको रूल आउट करनी है। सबसे बड़ी वजह हमारे पाकिस्तानी और जो कम्युनिटी है उनमें है मसालेदार चीज़ें ज़्यादा खाना, या बहुत तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाना, उसकी वजह से, या मिर्चों वाली चीज़ें ज़्यादा खाना, उसकी वजह से हार्ट बर्न काफ़ी कॉमन है। या इफ यू आर टेकिंग too much oily food or too much protein in your diet, it can also result in heartburn. ये तो एक वजह है, जो एक कॉमन वजह है। इसके अलावा जो वजह है वो ये है कि आप कुछ अगर मेडिसिन ले रहे हैं और वो अगर आप खाली पेट ले रहे हैं, तो वो भी आपको हार्टबर्न कॉज कर सकती है। जैसे पेन की मेडिसिन है, ब्रूफेन है, या वॉल्ट्रॉन है, या कोई भी ऐसी पेन की मेडिसिन है सिवाय पैरासिटामोल के। इवन डिस्प्रिन भी अगर आप खाली पेट ले रहे हैं, तो वो आपको पेट में दर्द या हार्टबर्न कॉज कर सकती है। अगर आप स्टेरॉइड्स पे हैं, कोई स्टेरॉइड्स पे है, तो उसको भी जो है वो हार्टबर्न हो सकता है। अगर आप आयरन सप्लीमेंट्स भी लेते हैं या लेती हैं, और उससे भी हार्टबर्न जो है वो हो जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ कॉमन सिचुएशन में। अगर ये हार्टबर्न परसिस्टेंट रहे, मतलब आपको रोजाना हार्टबर्न हो रहा है, रोजाना पेन हो रहा है, तो ये कोई अल्सर भी हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ कॉमन जो हार्टबर्न रोजमर्रा के उसमें होता है। अ, इसमें आप उनकी बात नहीं कर रहा जिनको रेगुलर ये प्रॉब्लम है, तो उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कुछ लोगों को आईबीएस का प्रॉब्लम होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का, जिनको प्रॉब्लम रहता है, उनको भी डॉक्टर को रुजू करना चाहिए अगर उनको हार्टबर्न मुस्तकिल तौर पर रह रहा है। इसमें ब्लोटिंग भी होती है, मींस गैसेस भी होती हैं, और गैसेस से आपको पेन भी हो रहा होता है। इससे आपकी स्टमक की मोटिलिटी भी मुतासर हो जाती है। इससे आपकी भूख में या तो नहीं लगती है, ज्यादा लगती है, वो भी मुतासर हो सकती है।
तो उसमें करना क्या चाहिए हमें, हम क्या करें हार्ट बर्न? पहला काम तो आप ये करें कि बिल्कुल हार्ट बर्न जब हो रहा है तो कोशिश ये करें कि कोई स्पाइसी चीज़ या कोई ऑयली चीज़ ज़्यादा ना खाएँ। और आप कोशिश ये करें कि ये दवाएँ मैंने जो बताई हैं ये घर में ओटीसी के तौर पर अवेलेबल होती हैं, जिसमें फर्स्ट लाइन है एंटासिड, जैसे गैविस्कॉन आपके पास है या कोई भी एंटासिड सिरप, जैसे जो आपको फार्मेसी में मिल जाए। यू कैन आस्क द फार्मासिस्ट टू गिव यू एनी एंटासिड एंड ही कैन गिव यू, बट द गैविस्कॉन इज़ वेरी इफेक्टिव इन हार्ट बर्न। फर्स्ट लाइन है, इसको आप खाने के बाद या सोने से पहले ले सकते हैं। इसकी कितनी डोज़ आपने लेनी है, याद रखें हमेशा जो है वो डोज़ पढ़ के लें। इससे मैं एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कि चाहे बड़े हों या बच्चे हों, जब भी आपने किसी मेडिसिन ख़ास तौर पे सिरप की अगर डोज़ मेज़र करनी हो, तो वो कभी भी किसी टीस्पून या टेबल स्पून से मेज़र ना करें। आप उसमें गलती कर बैठेंगे। 5 एमएल या 10 एमएल आपने लेना है या 15 एमएल लेना है, तो हमेशा घर में एक सुई के बगैर एक सिरिंज रखें, जिससे आप मेज़र कर सकें। आपको कोई भी सिरिंज मिल जाएगी, उसकी सुई फेंक दें और उस सिरिंज को रख लें, या जो एक मेज़रिंग कप्स आते हैं बाहर, उनको अपने घर में लाज़मी तौर पे रखें, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। उस मेज़रिंग कप से आपने सही तरीके से मेज़र करके दवाएँ बच्चों को भी देनी हैं और खुद भी पीना है। टीस्पून या टेबल स्पून या घर में किचन के इस्तेमाल का कोई ढक्कन वगैरह, उससे बिल्कुल भी कोई दवा मेजर ना करें, उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये एंटासिड जो है वो फर्स्ट लाइन है, अगर आपको हार्ट बर्न हो रही है तो इट्स रियली इफेक्टिव। लेकिन हार्ट बर्न के साथ आपको स्टमक पेन भी है, आपको ब्लोटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, गैस बहुत ज़्यादा भर गई घर में। तो उसके बाद सेकंड लाइन अगर ये वर्क ना करे, सेकंड लाइन जो है वो पेप्सिड, जैसे मैंने आपको दिखाया है, सेकंड थर्ड वाली जो आप देख रही हैं ये। मैंने इसके जेनेरिक नेम आपको लिखे हैं क्योंकि ब्रांड नेम एक जेनेरिक के बहुत सारे होते हैं। तो जो जेनेरिक नेम होता है वो ये होता है जो असल ब्रांड नेम के नीचे लिखा हुआ होता है। जैसे देखें आप, ये इधर राइजेक के नीचे लिखा हुआ है ओमिप्राजोल, ये पेप्सिड के नीचे लिखा हुआ है फेमोटिडीन। तो ये फेमोटिडीन और रेनिटिडीन आप सेकेंड लाइन है, लेकिन ये 16 साल से कम उम्र के लोगों में आप बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। इसकी आप एक टैबलेट ले सकते हैं खाने से पहले या दिन में 2 दफ़ा। ये भी इट्स वेरी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग स्टमक पेन, ब्लोटिंग एंड एसिडिटी। थर्ड लाइन है कि अगर आप फर्स्ट करें, आपने फर्स्ट और सेकंड लाइन आजमा ली है और उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और या तो पेन की सिवियरिटी बहुत ज्यादा है गैस की, तो थर्ड लाइन इज ऑलवेज राइजेक, जो पाकिस्तान में अवेलेबल है। इसका जेनेरिक नेम है ओमिप्राजोल या लेंसोप्रोजोल, या सऊदी अरबिया या पाकिस्तान में किसी भी ब्रांड नेम से मिल सकती है। तो इसके जो है वो सॉल्युबल सेशे भी आते हैं, इंस्टेंट राइजेक सेशे, वो बहुत इफेक्टिव है। वो 5-10 मिनट में पेन रिड्यूस कर देते हैं और एसिडिटी रिड्यूस कर देते हैं। तो ओमिप्राजोल या लेंसोप्रोजोल आप दिन में 1-2 दफा हर 12 घंटे पे उसको आप ले सकते हैं, चाहे वो आप टैबलेट फॉर्म में लें या कैप्सूल की फॉर्म में लें। लिक्विड फॉर्म में भी कहीं-कहीं अवेलेबल है, वो लिक्विड फॉर्म नहीं होता, तो आपको उसको बनाना पड़ता है सिरप। लेकिन ये याद रखें कि इनमें से कोई भी दवा, खास तौर पे ये जो सेकंड और थर्ड लाइन मैंने आपको बताई है, फेमोटिडीन और ओमिप्राजोल, इनको आपने 3 दिन से ज़्यादा नहीं लेना। अगर 3 दिन लेने के बावजूद भी आपको पेन या तेज़ाबियत रहती है, तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। हो सकता है ये दवाएँ आपको असर नहीं कर रही हैं, कोई और अंडरलाइंग कॉज़ है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। ओके? और आपने इसका लेबल पढ़ना है ज़रूर, और आपने कभी भी ओवरडोज़ नहीं करनी। जैसे फेमोटिडीन आप दिन में 2 दफ़ा या मैक्सिमम 3 दफ़ा ले सकते हैं हर 6 से 7 घंटे के बाद, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। ओमेप्राज़ोल आप 20 मिलीग्राम वाली हर 12 घंटे बाद ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा 1 दिन में ना लें। अ, जो प्रॉब्लम डिस्पेप्सिया, हार्ट बर्न की कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं और कुछ फूड हैं जो ट्रिगर ज़्यादा करते हैं। स्पाइसी फूड और फैटी फूड के अलावा जो लोग ओवरवेट हैं या जिनको ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, या उनको भी जो है वो ये डिस्पेप्सिया या हार्ट बर्न होने का चांसेस ज़्यादा होता है। ये लोग जो सिगरेट पीते हैं, या जो बहुत ज़्यादा जिनकी कॉफ़ी और चाय पीने की आदत है, जो एक दिन में 7-8 कप चाय पी लेते हैं, उनको भी जो है वो एसिडिटी और हार्ट बर्न होने की शिकायत
ज़्यादा रहती है। चॉकलेट्स भी जो है वो एसिडिटी को और उसको ट्रिगर करते हैं। इसके अलावा जैसे मैं कहा कि अगर कोई किसी को अगर मुस्तकिल तेज़ाबियत वगैरह रहती है, वो अगर अपना वज़न कम करने की कोशिश करे या इन ट्रिगर फूड्स को अवॉइड करे और स्मोकिंग से अवॉइड करे तो उसको बहुत फ़ायदा हो सकता है। ओके? आप लोगों के जो क्वेश्चन्स हैं वो आप लोग जो लिख भी सकते हैं और बाद में उनको शेयर भी कर सकते हैं। तो ये थी डिस्पेप्सिया या हार्ट बर्न की मैनेजमेंट। तो हम आगे आते हैं कफिंग पे। आजकल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि कोविड-19 के भी जो सिम्पटम्स हैं, उनमें जो 99% लोगों को जो सिम्पटम्स होते हैं वो होती है ड्राई कफ। और हम में से किसी ना किसी को साल में एक दफ़ा ड्राई कफ या चस्टी कफ ज़रूर होती है। इट्स क्वाइट कॉमन। तो मैंने कहा कि कफ बहुत तरह की होती हैं, लेकिन वो दो जो बहुत कॉमन कफ हैं वो चस्टी और ड्राई। ड्राई मीन्स बिल्कुल खुश्क खांसी और चस्टी मीन्स खांसी के साथ बलगम का अखराज। नॉर्मली कफ अगर उसके साथ कोई फीवर ना हो या कोई और अंडरलाइंग प्रॉब्लम ना हो तो 1 से 2 हफ्तों में जो है वो चली जाती है। हनी एंड लेमन का इस्तेमाल साइंटिफिक लिहाज से भी और रिसर्च के ज़रिए से भी प्रूवन है कि अगर आप पानी में या किस तरह से भी शहद और लेमू का इस्तेमाल करें तो वो कफ में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आपने डॉक्टर के पास कब जाना है? सिर्फ खांसी हो रही हो तो उसके लिए कफ सिरप ओके है। लेकिन अगर खांसी के साथ अगर आपको चेस्ट पेन भी है, सीने में अगर आपके दर्द भी हो रहा है, खांसी के साथ अगर आपको हाई फीवर भी है, हाई फीवर मीन्स अगर आपको एक 102 से ऊपर बुखार है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर, या आपको सांस की तकलीफ है या उसके साथ सांस भी रुक रही है, या आपकी खांसी में खून का खराज आ रहा है, या आपकी खांसते हुए जो बलगम आ रहा है वो काले कलर का है या ग्रीन कलर का है, तो दैट्स अलार्मिंग। यू शुड गो टू द डॉक्टर। या अगर आपकी खांसी अगले 2 हफ्तों के दौरान ठीक नहीं होती है, also you should go to the doctor. Okay, so these things are very important. First of all, आपने कोशिश ये करनी है कि ट्रिगर से बाज़ दफ़ा खांसी जो है, अगर उसमें आपको अस्थमा नहीं है या कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों की बात मैं नहीं कर रहा, नॉर्मल खांसी की बात कर रहा हूँ, तो ज़रूरी है कि आप कफ मेडिसिन्स एक ले लें। अब पाकिस्तान में या सऊदी अरब में 2 तरह की कफ मेडिसिन्स आती हैं। बाज़ हर्बल होती हैं और बाज़ में जो है वो मेडिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फैन या डाइफेनहाइड्रामीन क्वाइट कॉमन है। ये याद रखें कि 4 साल से छोटे बच्चों में ज़्यादातर कोई कफ मेडिसिन्स नहीं दी जाती, उनमें इफेक्टिव नहीं है। अगर आपका बच्चा 4 साल या उससे छोटा है तो ज़रूर डॉक्टर से रिव्यू करें, अगर उसको छोटी-मोटी भी कफ है तो। बड़े लोगों में बहुत तरह-तरह की कफ मेडिसिन्स आती हैं, उनका मैंने ज़िक्र यहाँ पे नहीं किया। आपको अगर ड्राई कफ है तो यू शुड गो टू द फार्मेसी या मेडिकल स्टोर और वहाँ जो फार्मासिस्ट है या जो भी है उससे आप पूछ लें कि ड्राई कफ के लिए क्या चीज़ सही है। वो आप ले सकते हैं, कोई भी कफ आपको जो सूट कर रही हो। और आपको अगर चेस्टी कफ है, बस ये याद रखें कि अगर आपको ड्राई कफ है तो यू शुड टेक कफ सिरप व्हिच इज़ सूटेबल फॉर द ड्राई कफ। और आपको चेस्टी कफ है बलगम के साथ तो वो कफ सिरप लें जो चेस्टी कफ के लिए फ़ायदेमंद है। कोई एंटीबायोटिक कफ के लिए कभी ना लें जब तक आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे। तो ठीक है ना? तो बहुत सारी चीज़ें इसके लिए आपने अवॉइड करनी है, जैसे अगर घर में जो डस्ट है, उसकी वजह से भी कभी-कभार कफ हो जाती है। पॉल्यूशन की वजह से भी कफ हो जाती है। सर्दी की वजह से भी लगने की वजह से भी कफ हो जाती है। तो पहला ये है कि आप काम करें कि उसको अवॉइड करें। विक्स वेपोरब जो होता है, उसको आप अपने चेस्ट में और पीछे बैक में और गले में और नाक में उसको आप रब कर सकते हैं, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। या विक्स को हल्के गर्म पानी में डाल के उसका स्टीम भी ले सकते हैं, उससे भी कफ में जो है ना वो फ़र्क पड़ता है। So this is all about cough. Then we're talking about cold. Uh, I think most of us gets cold. So what's the difference between first of all बहुत लोग cold को flu कहते हैं या मुझे flu हो गया है. ये याद रखें flu और cold के symptoms almost एक जैसे होते हैं, लेकिन जो flu होता है उसके symptoms काफी severe होते हैं. कोल्ड के हल्के-फुल्के सिम्पटम्स होते हैं, जैसे कोल्ड में आपको
होता क्या है, आपकी नाक बंद होती है, नाक बहनी शुरू हो जाती है, आपको हेडेक होता है, आपके जिस्म में दर्द होता है, आप चीखें ज्यादा मारते हैं, तो वो जो है वो कोल्ड है। लेकिन इसके साथ अगर आपको बहुत तेज बुखार भी है तो ये जो है वो फ्लू है। दोनों ही वायरस से कॉज करते हैं, लेकिन कोल्ड जो है उसका थोड़ा छोटा वर्जन है फ्लू का। तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस एक्सपीरियंस कोल्ड एनी टाइम इन 1 year। अब उसमें करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोल्ड जो है वो वायरल इन्फेक्शन है, ये खुद ब खुद इंप्रूव हो जाता है 2 to 5 days में। इसमें आप कुछ ना करें, इसमें कुछ ना करें, इसमें कोई एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है जब तक आपको हाई फीवर ना हो। और हाई फीवर हम कहते हैं जो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ऊपर हो। अगर आपको 100 डिग्री भी फीवर है कोल्ड में तो उसको भी हाई फीवर नहीं कहते हैं। ये 2 से 5 दिनों में कोल्ड खुद ब खुद ठीक हो जाता है। इसमें कोई एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है। इसमें आप क्या ले सकते हैं? इसमें आप रेस्ट कर सकते हैं, घर में रेस्ट करें जितना कर सकते हैं, मूवमेंट अपनी कम से कम रखें। आप पैरासीटामोल, जिसको पेनाडोल कहते हैं, पेनाडोल या एडोल, वो आप फीवर या पेन के लिए इसमें लाजमी लें। A lot of liquid, you should drink a lot of liquid, especially hot liquids like soup, दलिया वगैरह, जो भी गर्म चीज है। स्टीम इनहेलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टीम इनहेलेशन में आप तरीक़ेकार क्या, या क्या आप मशीन से कर रहे हैं या अगर आप घर में भी कर रहे हैं तो आप एक 60-70 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म पानी, उसमें आप चाहें तो एसेंशियल ऑयल्स मिला लें। बाहर मिलते हैं एसेंशियल ऑयल्स, कोई भी एसेंशियल ऑयल आप ले सकते हैं, जैसे क्लोव ऑयल हो गया या पेपरमिंट ऑयल हो गया या यूकलिप्टस ऑयल हो गया, उसके कुछ कतरे उसमें आप डाल दें। वो भी अगर आपको नहीं अवेलेबल है तो आपने विक्स को, जो नॉर्मल विक्स होती है उसके अंदर भी एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, उसको आपने गर्म पानी में थोड़ा सा डाल देना है, इतना कि आपने टॉलरेट करना है। फिर आपने कपड़ा लेना है, अपने ऊपर डालना है और आपने स्टीम इनहेलेशन लेनी है। ये वेरी इफेक्टिव विद एसेंशियल ऑयल in cold, in cough, in stuffed nose, very, very essential. Rest करना है and most likely cold will go away. अगर आपका कोल्ड या आपका ये इन्फेक्शन 1 हफ्ते या 10 दिन से ज्यादा रहता है तो फिर आप यू शुड गो टू द डॉक्टर। 7 days आपने वेट करना है, आपने पैरासिटामोल लेना है और तमाम चीजें करनी है। लेकिन अगर 7-10 days से ऊपर हो जाता है, आपकी सिचुएशन बेहतर नहीं होती है, डिस्पाइट टेकिंग पैरासिटामोल एंड अदर थिंग्स, देन यू शुड गो सीक अ डॉक्टर। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे कॉमन जो ड्रग हम सब यूज करते हैं वो है पैरासिटामोल, जिसको हम उर्फ आम में पेनाडोल या एडोल भी कहते हैं। इसके बहुत सारे ब्रांड नेम है, लेकिन उसका जो केमिकल या जेनरिक नेम है वो पैरासिटामोल ही है। इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर द रिलीफ ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट पेन, हल्के फुल्के पेन के लिए, सर दर्द के लिए, जिस्म के दर्द के लिए बहुत इफेक्टिव है। फीवर के लिए बहुत इफेक्टिव है। आपकी डोज क्या है? आपने अगर एडल्ट हैं, इफ यू आर मोर देन 18 years of age, you should take 2 tablets every 4 to 6 hours, but you should not take more than 8 tablets in 24 hours. That's a high dose. ये नॉर्मल लोगों के लिए है। अगर आपको कोई लिवर प्रॉब्लम है या लिवर डिजीज है तो आपने 4 टैबलेट्स लेनी है सिर्फ एक दिन के अंदर, बस, इससे ज्यादा नहीं लेनी। बच्चों की जो डोज है इसके अंदर, जो 16 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनकी मैं ये डोज यहाँ बता देता हूँ कि 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी बर डोज। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो उसको समझा देता हूँ। फर्ज करें अगर आपका छोटा बच्चा की जो है वेट जो है वो 20 किलोग्राम है, 20 केजी का वजन है, तो आप उसको कितनी डोज देंगे? फर्स्ट करें आपने सिरप देना है तो आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 मिलीग्राम अगर उसकी डोज है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम। 200 मिलीग्राम की इसको आप डोज देंगे एक दफा में, पर डोज। ओके, तो आप हर 4 से 6 घंटे बाद उसको दे सकते हैं। आपने इसी तरह मेजर करना है। और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आती हैं पेनाडोल सिरप की। बाद में 125 मिलीग्राम होता है 5 ml में, बाद में 250 मिलीग्राम होता है 5 ml में। अमूमन जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल से छोटे, उनको ये स्ट्रेंथ दी जाती है जो 125 मिलीग्राम की है। 5 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनमें 250 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ दी जाती है।
तो आप ये समझ लें कि उसके जो 5 ml है, टी स्पून या आपको आप सिरिंज से मेजर कर रहे हैं, उस 5 ml में 250 मिलीग्राम की डोज जो है वो मौजूद है। तो अगर आपका बच्चा, जैसे मैंने कहा कि 20 केजी उसका वजन है, तो आप कौन सी यूज कर रहे हैं? फर्स्ट करें, अगर आप 125 मिलीग्राम स्ट्रेंथ वाली सिरप यूज कर रहे हैं पैनाडोल का, तो उसका आप कितना देंगे? अगर 5 ml में 125 मिलीग्राम है, तो आप उसको 7.5 ml पर डोज उसको देंगे। अगर आप 250 मिलीग्राम वाली यूज कर रहे हैं, तो आप 4 ml सिर्फ उसको देंगे बस। या आपने इसका ख्याल रखना है, और आपने सिरिंज यूज करनी है हमेशा, या मेजरिंग सिलेंडर्स यूज करने, मेजर करते हुए। अगर आप एडल्ट्स हैं तो इट्स वेरी इजी, पैरास्टामोल कम्स इन 500 मिलीग्राम टैबलेट, यू कैन टेक 2 टैबलेट फॉर द रिलीफ ऑफ पेन एंड फीवर। अच्छा, बच्चों में किस तरह बुखार को मैनेज करते हैं ये मैं आगे बताऊंगा। सो पैरास्टामोल, अगर आपको कोई लिवर डिजीज है, फर्ज करें आपको अगर हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस है, या कोई भी लिवर की बीमारी है, तो बेहतर यह है कि आप पैरासीटामोल ना लें। आप कोई और पेन किलर ले लें, लेकिन पैरासीटामोल बिल्कुल भी ना लें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्केट में, पाकिस्तान में, इवन सऊदी अरेबिया में, कोल्ड और फ्लू की डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी आती हैं। तो इसका ख्याल रखें कि अगर आप कोई ऐसी सिरप ले रहे हैं बच्चों के लिए या अपने लिए जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स हैं, तो उस कॉम्बिनेशन में कभी कभार पैरासीटामोल भी होती है। अगर उसके अंदर पैरासीटामोल है, तो आप फिर अलग से पैरासीटामोल सिरप ना दें। इस बात का बड़ा ख्याल रखें, आप सही से पढ़ें उनके जेनेरिक नेम्स, इसके अंदर क्या क्या है, और लेबल्स पढ़ने की आदत डालें। ब्रूफेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है जो अक्सर इस्तेमाल होती है। तो ब्रूफेन को आप यूज करते हैं फीवर में बहुत। अच्छा, पैरासीटामोल की मैं एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि ज्यादातर पैनाडोल या पैरासीटामोल यूज होती है कि जब फीवर होने वाला हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए। अगर फीवर ज्यादा बढ़ गया हो तो उसमें ब्रूफेन ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन याद रखें, 1 साल से छोटे बच्चों को ब्रूफेन नहीं दी जाती, नॉर्मली अवॉइड करते हैं। तो बच्चे को 1 साल से ऊपर होना चाहिए ब्रूफेन लेने के लिए। और ब्रूफेन चाहे बड़े लें या बच्चे लें, हमेशा खाने के साथ दें, वरना वो स्टमक में प्रॉब्लम कर देगी, हार्ट बर्न कर देगी और एसिडिटी कर देगी। हमेशा ब्रूफेन टैबलेट या सिरप खाने के साथ ली जाए। इसकी एडल्ट डोज है, आप कोई भी 200 टू 400 मिलीग्राम टैबलेट ले सकते हैं हर 8 घंटे बाद खाने के साथ, लेकिन 3 टैबलेट से रोजाना आप ज्यादा ना लें। बच्चों में डोज क्या है इसकी? जो 16 साल से कम बच्चे हैं, उनमें 5 टू 10 मिलीग्राम पर केजी पर डोज। मीन्स, वही एग्जाम्पल दूंगा, अगर आपका बच्चा 20 किलोग्राम उसका वजन है, तो अगर आप उसको ब्रूफेन पिला रहे हैं, तो आप कितनी डोज देंगे? मैक्सिमम डोज 10 मिलीग्राम है या 5 मिलीग्राम है, तो उसको भी आप मैक्सिमम 200 मिलीग्राम ऑफ ब्रूफेन देंगे एक दफा में। और 200 मिलीग्राम, ज्यादातर जो इसकी स्ट्रेंथ अवेलेबल है मार्केट में, वो तो या तो 100 मिलीग्राम है 5 ml में, या 200 मिलीग्राम है 5 ml। तो कोई भी स्ट्रेंथ आप यूज करें, ये ख्याल रखें कि इसका मिलीग्राम कितना होना चाहिए बच्चे के वजन के हिसाब से। अगेन, ब्रूफेन शुड बी अवॉइडेड। अगर आपको अल्सर है, आपको या आपके बच्चे को, अगर आपको एस्थमा है, या अगर आपके वालिदैन में से या रिश्तेदारों में से किसी को ब्लड प्रेशर या कोई हार्ट डिजीज है, उनमें ब्रूफेन बिल्कुल मत दें, बेहतर है। या अगर कोई बड़ा 60 साल से ऊपर की एज का है, उसमें भी बेहतर यही है कि ब्रूफेन को अवॉइड किया जाए और डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए कौन सा पेन किलर देना है। पैरासिटामोल इज यूजुअली सेफ इन दोज एरिया। एक और बहुत चलो ये बात मैं आगे बताऊंगा कि चिल्ड्रन विद टेम्परेचर, बच्चों को जो बुखार हो जाता है। अच्छा, अगर बच्चों को बुखार हो जाता है तो डॉक्टर से रिकमेंड करते हैं कि फिलहाल आपने एंटीबायोटिक्स नहीं देनी। वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं, ये याद रखें। और नॉर्मली जो कोल्ड या फ्लू होता है, वो 90% वायरल इन्फेक्शन होता है, जो खुद ब खुद 1 हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाता है। और अगर वो ना ठीक हो तो फिर आप डॉक्टर के पास रुजू करें। वायरल इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बिल्कुल इसका कोई फायदा नहीं है। तो अगर चिल्ड्रन में अगर टेम्परेचर हो जाता है, तो आपने करना क्या है कि आपने हर 4 घंटे के बाद पैनाडोल देनी है, उसके 4 घंटे के बाद ब्रूफेन देनी है।
फिर 4 घंटे के ब्रूफेन के 4 घंटे के बाद पैनाडोल, फिर उसके 4 घंटे के बाद ब्रूफेन। इस तरह वो टेम्परेचर कंट्रोल रखना है। और उसको आप प्लेंटी ऑफ कूल लिक्विड दें। अगर उसको कोल्ड भी हुआ है तो डॉक्टर्स आजकल रिकमेंड करते हैं कि आप उसको कोई लॉलीपॉप, जो आइस लॉलीज वगैरह होती हैं वो भी बड़ी यूजफुल है टेम्परेचर उतारने के लिए। जबकि उसको आप टॉलरेबल जो ठंडा पानी होता है उसमें से स्पंज भी कर सकते हैं अगर टेम्परेचर 102 से ऊपर हो गया हो। लेकिन आपने डॉक्टर के पास कब जाना है? याद रखें, जब भी बच्चे को फीवर अगर है तो उसको कभी भी कोई चीज उड़ाएं नहीं, उसको मोजे ना पहनाएं, उसके ऊपर कंबल ना डालें, भले उसको कितनी सर्दी लगे। अगर आपने उसके ऊपर कंबल डाल दिया या उसको गर्म इन्वायरमेंट में रखा तो उसका टेम्परेचर कभी नहीं उतरेगा, इवन डिस्पाइट गिविंग पैरासिटामोल और ब्रूफेन। अगर बच्चा आपका खाना नहीं खा रहा, इफ ही रिफ्यूजिंग फूड और ड्रिंकिंग, बहुत तेज ज्यादा रो रहा है, सेटल्ड नहीं है, बहुत इरिटेट हो रहा है, उसको हाई फीवर है मोर देन 39 डिग्री सेल्सियस, खेल नहीं रहा, या वो कम नेपीस वेट कर रहा है, तो आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं उसको लेके। और 2 साल से छोटे बच्चों में खुद को इलाज ना करें। उनकी किसी भी बीमारी में बेहतर ये है कि आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं। This is most applicable in children with temperature and fever. Now go with sore throat. Also, we all experience at least one episode of sore throat in a year. Sometimes people feel more episodes of sore throat, especially in Pakistan. Most people have sore throat because बाहर के खाने से या वेदर की वजह से। इसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो सोर थ्रोट में जो है वो जैसे कहते हैं ना, गला आना जिसे हम कहते हैं, या हम कहते हैं कि यहाँ पे गले में पेन होना। अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों को जैसे कॉमन प्रॉब्लम है, किसी को अगर मुसलसल ये प्रॉब्लम हो रहा है, फर्ज करें साल में अगर 4-5 दफा 6 दफा हो रहा है, तो उसको फिर डॉक्टर को दिखाना है कि उसके मुसलसल कोई इशू है। तो बेहतरीन तरीका इसमें यह है कि आपने पैनाडोल टैबलेट्स लेनी है। कैसे लेनी है मैं पहले बता चुका हूँ। दूसरा, आपने जो डिस्प्रिन मैंने बताई थी, डिस्पर्सिबल डिस्प्रिन, वो हल्के गर्म पानी में उसको आप डाल दें, उसमें हल्का सा नमक डाल दें, उससे आप गार्गिल करें दिन में 3 दफा, ठीक है ना, पैरास्टामोल लेने के साथ साथ। इसके अलावा आपने सॉफ्ट फूड खाना है और ड्रिंक अ लॉट ऑफ फ्लूइड। अगर सोर थ्रोट की 2-3 चीजें हैं। अगर आपका सोर थ्रोट में आपके टॉन्सिल्स में वाइट एक्सुडेट्स या पैक्स आए हुए हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लेम्ड हुआ है टॉन्सिल्स, आपका कैसे पता लगेगा आपको? आप चेक कर सकते हैं शीशे के अगेंस्ट, क्या आपको लगा आएगा कि आपके टॉन्सिल्स में वाइट स्पेक्स आए हुए हैं अगर, और वो काफी रेड हुआ है, इन्फ्लेम्ड हुआ है, या उसके साथ आप सोर थ्रोट के साथ आपको हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर मीन्स मोर देन 39 डिग्री सेल्सियस और 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, या आपको सोर थ्रोट के साथ खांसी नहीं आ रही, तो इन तमाम सूरतों में यू शुड सीक मेडिकल हेल्प और डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सीवियरिटी की अलामात हैं। फिर आपको एंटीबायोटिक्स खानी पड़ेंगी। लेकिन मैं इधर बात कर रहा हूँ उस सोर थ्रोट की जिसमें आपके साथ फीवर नहीं है, साथ में खांसी है, तो वो नॉर्मली 10 से 15 दिनों के दौरान खुद ही ठीक हो जाता है बगैर एंटीबायोटिक खाए। अगर आपके थ्रोट्स इन्फ्लेम्ड नहीं हैं, आपको फीवर ज़्यादा नहीं है, तो याद रखें कि सोर थ्रोट खुद ही ठीक हो जाता है, उसमें एंटीबायोटिक्स खाने की ज़रूरत नहीं होती। अनदर बिग प्रॉब्लम जो ज़्यादातर एडल्ट लोगों में होती है, या जो हमारे एल्डरली लोग हैं आफ्टर 40, 50, 60 इयर्स ऑफ एज, इज बैक पेन। तो बैक पेन क्यों होता है, पहले ये सुन लें कि बैक पेन इज sitting at one position for more than 1 hour. Nowadays scientists are seeing कि अगर आप 1 घंटा सिर्फ चेयर पे बैठते हैं तो ये इक्विवेलेंट है 10 सिगरेट पीने के बराबर। हमेशा अगर आप आधा घंटे से ज्यादा एक जगह पे बैठे हुए हैं, स्टार्ट मूविंग। आधे घंटे से ज्यादा एक जगह, मैं तो अभी 45 मिनट से यहाँ बैठा हुआ, लेकिन आप कोशिश यही करें कि आप अगर आधे घंटे से ज्यादा एक जगह पे ना बैठे हैं, चाहे आपका ऑफिस हो चाहे स्कूल हो, थोड़ा सा चक्कर लगा लें, थोड़ा सा मूवमेंट रखें, फिर आके दोबारा बैठ जाएं। अगर आप टीवी के आगे बैठे हुए हैं तो आधे घंटे के बाद दोबारा
एक दो चक्कर लगा के फिर आके बैठ जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर सिंपल बैक पेन मैं बात कर रहा हूँ, आप पैरासिटामोल या ब्रूफेन ले सकते हैं, दोनों साथ भी ले सकते हैं। किस तरह लेनी है और कैसे लेनी है और क्या प्रिकॉशंस करने हैं इन दोनों में मैं पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा ट्राई टू रिड्यूस द कॉज ऑफ बैक पेन। जैसे आप कोई चीज इमीडिएटली लिफ्ट ना करें, उठाएं ना कोई भारी चीज। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, आप बहुत देर तक एक जगह ना बैठें, मूवमेंट रखें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज रखें। थर्ड थिंग, अपना विटामिन डी कैल्शियम का लेवल अच्छा रखें। अप्लाई हीट पैक्स, हीट पैक्स मिलते हैं बाहर, उनको गर्म करके अपनी बैग में रखने से काफी फर्क पड़ता है बैक पेन। बैक पेन में आप रेस्ट को अवॉइड करें, जितना आप रेस्ट करेंगे बैक पेन में, बैक पेन उल्टा और बढ़ेगा। यू शुड कीप मोबाइल, कीप ऑन मूविंग, उससे बैक पेन आपका ठीक होगा। तो कीप गुड पोस्चर, पोस्चर अपना अच्छा रखें, अवॉइड लिफ्टिंग। कब आपने डॉक्टर से हेल्प लेनी है, अगर बहुत सीवियर बैक पेन है, उसके साथ आपको नंबनेस भी है, नंबनेस मींस के वो लग रहा है कि कोई सुन्न जिसे कहते हैं हो जाना पीछे की तरफ, या आपकी लेग्स में वीकनेस हो रही है उसकी वजह से, या आपको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो रहा है बैक पेन की वजह से, तो डेफिनेटली आप किसी ऑर्थोपेडिक को दिखाएं। नेक्स्ट हमारा है डायरिया एंड उससे एसोसिएटेड वोमिटिंग। नॉर्मली जो नॉर्मल डायरिया होता है ये 1 से 2 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। और नॉर्मल डायरिया किसे कहते हैं कि आपको 3 से 4-5 लूज स्टूल हो रहे हैं एक दिन में, इससे ज्यादा नहीं हो रहे। अगर इससे ज्यादा हो रहे हैं देन इट्स अ प्रॉब्लम। मैं नॉर्मल डायरिया की बात कर रहा हूँ। तो किस वजह से डायरिया हो सकता है कि आपने बाहर का कोई खाना खा लिया, या आपने कोई सड़ी हुई खराब चीज खा ली घर में, या आपने कोई पानी पी लिया कहीं जाके जिसकी वजह से आपका स्टमक अपसेट हो गया। तो कोई भी वजह डायरिया की हो सकती है। जो और डायरिया उसे ही कहते हैं कि आपका जो नॉर्मल स्टूल है वो पास नहीं हो रहा एंड यू आर पासिंग मोर लूज स्टूल्स। तो उसमें आपने करना क्या है कि ब्लैंड फूड यूज करना है। अगर आपको डायरिया, पेट खराब हुआ, ब्लैंड फूड कहते हैं कि वो जो इजी टू डाइजेस्ट फूड है। इजी टू डाइजेस्ट फूड क्या होता है? जैसे बॉइल्ड राइस हो गया, बॉइल्ड आलू हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, खासतौर पे ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं, नॉर्मल जैसे वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, इजी टू डाइजेस्ट फूड है। आपने अगर आपको डायरिया हुआ है, यू शुड अवॉइड एनी शुगरी फूड, एनीथिंग व्हिच हैज शुगर इन इट। अवॉइड स्पाइसी फूड, अवॉइड फैटी फूड एंड अवॉइड डेयरी फूड। डेयरी मींस मिल्क, दूध या दही से बनी हुई भी कोई चीजों का इस्तेमाल। योगर्ट आप कर सकते हैं, उसको डायरिया में फायदेमंद है, इसके अलावा आप दूध या दही से बनी हुई कोई चीजों का इस्तेमाल बेहतर है ना करें। ORS पिए आप, और कोई भी सॉलिड फूड ना खाएं अगले 2 दिन तक, या कम से कम 24 आवर्स तक। ट्राई टू ईट खिचड़ी और some liquid food is better. Give your stomach some rest in diarrhea. लेकिन अगर आपको 4-5 लूज स्टूल से ज्यादा हो रहे हैं, 8-10 लूज स्टूल हो रहे हैं, अगर आपकी सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो रही 2 दिन में भी, और अगर आप छोटे बच्चे हैं, या आपने किसी ऐसी जगह से खा लिया है कि अगर आपके स्टूल में व्हाइट स्पेक्स निकल रहे हैं, या आपको डायरिया के साथ हाई फीवर भी है, ठीक है ना, या आपको डायरिया में ब्लड निकल रहा है, या बहुत शदीद स्टमक का पेन है, तो आप बिल्कुल हॉस्पिटल जाएं और डॉक्टर के पास जाएं। वो आप मैनेज नहीं कर सकते घर। ये तो थी डायरिया की बात। उसमें बेहतरीन तरीका ये है कि आप ORS पिएं और रेस्ट करें। अब आगे जी कॉन्स्टिपेशन। ये सामने आप ब्रिस्टल स्टूल चार्ट देख रहे हैं। मैं इंग्लैंड में काफी जगहों गया हूँ, वहाँ बाथरूम के पीछे ये लगा होता है, खासतौर पर क्लिनिक्स में, कि हाउ यू नो यू आर कॉन्स्टिपेटेड और यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम। So if you're having a hard lump stool like this is type 1 stool chart, then you are very constipated. If you have a lumpy and sausage like stool, you are slightly constipated. Agar sausage shape में cracks in the surface, the stool head, and it's normal. If it's a sausage or snake like stool, it's also a normal. If your stool is coming with soft blobs with clear cut edges, then आपकी खाने में फाइबर की कमी है. You should eat more fiber food
लाइक रॉ वेजिटेबल्स वगैरह या फिश या फ्रूट्स वगैरह। इफ यू हैव अ मुशी, जैसे कहते हैं ना हम मटर को पूरा मुशी बना देते हैं, मुशी पोटैटोज, इस तरह के स्टूल निकल रहे हैं, देन इट शोज दैट यू मे हैव inflammation or problem in your stool, or you have diarrhea. This is diarrhea, the type 7. When you have liquid consistency with no solid pieces, you may or may not have an infection in your stomach, and that shows inflammation. So constipation किसे कहते हैं? If you have no stool in more than 4 days, associated with abdomen, आपके पेट में दर्द हो रहा है, स्टूल पास नहीं हो रहा, हार्ड स्टूल हो रहे हैं, नॉर्मली ये बच्चों में भी कॉमन होता है, जो पोटी ट्रेन बच्चे होने वाले होते हैं उनमें। बेहतरीन इसमें होम रेमेडी है कि यू शुड टेक इस्पागोल हस्क, वेरी बेनिफिशियल। बच्चों में यू कैन यूज ग्लिसरीन सपोजिटरीज, लेकिन ग्लिसरीन सपोजिटरीज जस्ट क्लियर द वे, इट विल नॉट लूजन द स्टूल, उसके लिए अलग चीजें होती हैं। एप्पल जूस आप बच्चों को दे सकते हैं, खुद भी पी सकते हैं, इट्स रियली गुड इन कॉन्स्टिपेशन। इफ यू डोंट फील एनी इम्प्रूवमेंट इन 6 days, और इफ ब्लड इज कमिंग आउट ऑफ योर स्टूल, या आप अपने आप को बहुत वीक या डिजी फील कर रहे हैं, देन डू कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट। Next thing, I think we are almost having time, but inshallah in 5 minutes I will try to finish. Insect bites, which is quite common in Pakistan. There are different types of insect bites. वो आप देख रहे हैं कि मच्छर के काटने की जो insect bite होती है वो क्या होती है, चूंटी के काटने की क्या होती है, ये जो है वो परवाने हैं, ये टिक है, ये टिक्स के काटने का बाइक है, ये शहद की मक्खी या इसके अलावा कोई काटे तो ये इस तरह का जो है वो आपके स्किन पे निशान पड़ता है। This is why calamine lotion is very good in managing insect bite. आप calamine lotion infected area में लगा सकते हैं and it's a big relief. You can also use an antiseptic cream to clean the insect bite. इसके अलावा आप कोई एंटी एलर्जी मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन बच्चों में खासतौर पर 4 साल से छोटे बच्चों में कोई एंटी एलर्जी मेडिसिन ना यूज करें। Which one to use? You can ask your local pharmacy. अगर आपको काफी ज्यादा इंसेक्ट्स ने काट लिया है तो अवॉइड हॉट शावर और बाथ, इट कैन मेक द इच, जो खुजली है, इट कैन मेक इट मोर वर्स्ट। माइनर वुंड्स, जो चलते फिरते आपको चोट लग जाती है, खराश आ जाती है, लोग गिर जाते हैं, उसमें आपने क्या करना है कि आपने कभी भी टिंचर यूज नहीं करना। टिंचर आता है वो आप खासतौर पर जो अमोनियम पेरोक्साइड का टिंचर होता है उसको आप घर में बिल्कुल यूज ना करें, उसका इस्तेमाल अब यूज नहीं होता। अगर उसमें ज्यादा खून नहीं बह रहा और माइनर है, बिल्कुल खराश सी आई हुई है, तो यू कैन ऑलवेज वॉश विद सोप एंड वाटर। उसमें एक एंटीबैक्टीरियल सोप से और पानी से उसको वॉश कर दें, पहले उसको खुश करें कपड़े से, उसके बाद उसमें कोई पॉलीफैक्स आप क्रीम लगा के उसमें पट्टी बांध सकते हैं, दैट्स इट, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर। अगर आपके जो वुंड है वो डीप पंक्चर है, उसमें काफी आधे इंच 1 इंच की गहराई है, उसमें खून ज्यादा निकल रहा है, या आपको कोई चोट लगी है किसी स्टेनलेस स्टील के ऑब्जेक्ट से, या आप बाहर सड़क पे या किसी गंदी जगह पे गिरे हैं, या आपकी चोट गहरी है, तो आप जरूर हॉस्पिटल फौरन जाएं। आपको टेटनस भी लग सकता है और वहां आपको सही उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। पेन के लिए आप पैरासिटामोल इसमें ले सकते हैं। बर्न, जो हाथ जल जाना या पांव जल जाना, अच्छा बर्न में जो है ना 3 तरह की बर्न है, 1st डिग्री बर्न, 2nd डिग्री बर्न, 3rd डिग्री बर्न, वो आप हाथ से देख सकते हैं। आपको मैं सिर्फ बताऊंगा 1st डिग्री बर्न। इफ यू हैव अ 2nd डिग्री और 3rd डिग्री बर्न जो बहुत ज्यादा बर्न हो जाता है, उसमें तो जरूर आपने डॉक्टर के पास जाना है। ये मामूली छोटे मोटे बर्न है जो आपको चूल्हे से लग सकता है, या आयरन करते हुए लग सकता है, या किसी हीट या हॉट सरफेस पे हाथ रखने से अगर आपको कोई बर्न हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव एनी क्लोथिंग। अगर कहीं भी बर्न लगा है, हाथ में है, आपके कंधे पे है, पाँव में, तो वहां से पहले कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए, वहां पे कपड़ा वपड़ा या कोई ऑब्जेक्ट उसमें से उतार दें। और जो एरिया जहाँ पे आपको बर्न हुआ है उसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक ठंडे पानी के नीचे या कूल वाटर के नीचे उसको आप रखें, करके मुस्तकिल तौर पर उसको रखे रहें और जाके उसमें पानी बहता रहे। उसके बाद आपने कोई बर्न क्रीम लगानी है जो आसानी से मिल जाती है किसी भी फार्मेसी में, लेकिन याद रखें उसके अंदर सिल्वर सल्फा डायजीन होना जरूरी है। सिल्वर सल्फा डायजीन की क्रीम आती है, वो आप उसके अंदर लगाएं
और उसके बाद उसमें आप चाहें तो एक पट्टी बांध दें। सन एक्सपोजर और किसी भी गर्म चीज से बाद में इसको अवॉइड करें। पेन के लिए आप पैरास्टामोल ले सकते हैं और ये खुद ही खुद हील हो जाएगा अगर ये मामूली या हल्का फुल्का बर्न है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द एंड ऑफ आवर सेशन। आप सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी मेडिसिन, सिरप, कैप्सूल, टैबलेट कोई भी यूज़ करें, उसके अंदर जो लेबल होता है इंस्ट्रक्शंस को बगौर ज़रूर पढ़ें कि वो किस तरह लेनी है। आप एक से ज़्यादा OTC मेडिसिन को नॉर्मली अवॉइड करें। अगर आप उसके साथ साथ कोई प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ले रहे हैं, किसी को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है या वो अस्थमा है, तो बिल्कुल अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर से मशवरे के साथ लें। जैसे मैंने कहा, जो ब्रूफेन टैबलेट्स हैं या सिरप है, वो कोई भी जिसको अस्थमा हुआ हो या अल्सर हुआ हो या उसको कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो, वो ब्रूफेन या कोई भी एनसेड नहीं ले सकता। एक्सपायर्ड मेडिसिन एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें, और अगर वो मेडिसिन एक्सपायर्ड हो गई है या उसको आपको लग रहा है कि उसका कलर चेंज हो गया है या वो डैमेज हो गई है, तो उस मेडिसिन को इस्तेमाल ना करें, बेहतर है। So that's it, and I hope in 15 minutes I have covered everything. So thank you all for being patient to listen to my 15 minutes. Now I'm open to the questions and session, and I'm going to stop sharing my slides. Thank you, Dr. Kamran, for such a valuable, informative session. And we have questions at chat. You can view it. Ms. Shazia has asked that if I want to know if we are taking steam primarily for post-nasal drip allergy, how many times in a day and for how long? Will it be the same for children and adults? Okay, again, I have said that steam should not be taken alone. Steam should be taken with essential oils. अब एसेंशियल ऑयल्स कौन से हैं? इट कैन बी यूकलिप्टस ऑयल, पेपरमिंट ऑयल, क्लोव ऑयल, और अगर वो भी आपको अवेलेबल नहीं है कहीं, तो आप विक्स डाल के यूज कर सकते हैं 2 और 3 टाइम्स इन अ डे। बच्चों में खास तौर पे इसका ख्याल रखें कि आप स्टीम शुड बी गिवन एडल्ट सुपरविजन के साथ देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें बर्न हो सकता है। बहुत गर्म पानी ना हो, इतना गर्म पानी हो कि वो टॉलरेबल हो, उसमें स्टीम आ रही हो। और अगर उससे बेहतर यही है कि अगर आप जो स्टीम इनहेलेशन की मशीन होती है वो खरीद लें, इफ यू कैन एबल टू परचेज इट। और वो उन्होंने लिखा नेसल ड्रिप एलर्जी में, तो अगर ये कोई खास एलर्जी है तो यू शुड टेक advice from your doctor. If not, then you can take 2 or 3 times in a day maximum. I hope I have answered the question. There is another question privately to me requesting a session on pain management. Inshallah, Aisha, we will try to do it. Then we have a question. Some private messages also came to me. Okay, thank you. Okay, Sana has asked, I want to ask if temperature measured through ear thermometer in adult comes as 99 or 99.5. Okay, again, 99 and 99.5 is a fever, but it's not a high fever. Any temperature which is 98.6 degree Fahrenheit or more is considered to be as fever, but that 99.5 and 99 is considered as low grade fever, which can be managed at home. उसको आप घर में मैनेज कर सकते हैं। और ईयर टेम्परेचर इज द बेस्ट, जैसे आपने कहा, इट्स द बेस्ट टू नो अबाउट द एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर के लिए ईयर इज द बेस्ट वे। और अगर 99.5 भी है तो एक लो ग्रेड फीवर है विच यू कैन मैनेज एट होम। आई होप इट आंसर्स। हाँ, डस्ट एलर्जी, of course, if anyone has dust allergy, then they should protect it by wearing dust masks. अपने घर को प्रोटेक्ट रखें डस्ट से। और अगर हो जाती है डस्ट एलर्जी भी, तो इसमें तरीका यह है कि इसमें हो क्या, सिम्टम्स क्या हैं। अगर उस बंदे को उस डस्ट एलर्जी की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, देन यू शुड हैव अ वेंटोलिन इनहेलर एट होम। वेंटोलिन इनहेलर आता है
जो आप घर में रख सकते हैं फॉर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. अगर उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं है, then it's okay, it's fine, he will be fine after the passage of time. Again, can omeprazole sachet be? nahi. For kids age 5.5 I don't advise it. किड्स के लिए ग्रैन्यूल्स मिलते हैं, उन ग्रैन्यूल्स की बॉटल्स मिलती हैं बाहर, राइजेक की या किसी और ब्रांड की, उसको आप सिरप में बना देते हैं. किड्स की डोज क्या है वो आप पढ़ लें. आई थिंक इट इज 5 मिलीग्राम. 5 मिलीग्राम आप दे सकते हैं, जबकि सैशे 40 मिलीग्राम का होता है. टू हाई फॉर किड. 5 मिलीग्राम से ज्यादा, और आप सैशे में इसको मेजर भी नहीं कर पाएंगे. तो बेहतर तरीका ये है कि फॉर किड्स यू शुड आस्क फॉर अ सिरप. उस सिरप को आपको बनाना पड़ता है घर में आके, तो वो आप घर में लाएं. ग्रेन्यूल्स की सूरत में वो होता है, उसको आप उसमें लिक्विड साथ दिया जाता है, उसको आप डालेंगे, वो सिरप या सस्पेंशन बन जाएगा. उसमें से जो डोज लिखी हुई होगी वो आप बच्चों को दें. जो बड़ों के राइजिक सैशे हैं वो बच्चों को आप नहीं दे सकते. दिस इज द आंसर फॉर साहर रहमान. Does anti-allergy contains cortisone? No. Anti-allergy do not contains cortisone. Cortisone is a steroid, and it should not be given in case of any allergy without asking doctor's advice. स्टेरॉइड जितने भी हैं कार्टिसोन वो डॉक्टर्स एडवाइस पे दिए जाते हैं, और वो बहुत सीवियर एलर्जी में दिए जाते हैं, जैसे अस्थमा है. यस बिल्कुल, पैनाडोल बिल्कुल सेफ है टाइप 1 डायबिटिक्स के लिए. मुनज़्ज़ा, पैनाडोल इज वेरी सेफ फॉर डायबिटिक पेशेंट्स एज वेल. ओनली मैंने जिसने कहा कि अगर किसी को लिवर प्रॉब्लम है, जैसे हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस है, तो उसमें पैनाडोल मत दें, बाकी हर किसी में सेफ है. Tinnitus causes and treatment, please. We can have another program of tinnitus. It is beyond the scope of today's lecture. So I would say if anyone is जो आज की डिजीजेस हैं सिर्फ उसके बारे में बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फिर बहुत टॉपिक बड़ा हो जाएगा. तो टिनिटस भी एक डिजीज है, ईयर डिजीज है, और वो क्यों होती है, कैसे होती है, उसका इलाज क्या है, वो इंशाल्लाह फिर कभी इसके बारे में डिटेल में बताएंगे. If anyone like to ask anything verbally as well, maybe they can raise their hand. अगर आप में से किसी है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं. अच्छा, एक क्वेश्चन और भी है. बिल्कुल आयशा, इंशाल्लाह और सेशंस भी होंगे इसके अंदर. थैंक यू आयशा फॉर पार्टिसिपेटिंग. नाहिद आरिफी ने लिखा है, आई हैव थायराइड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेगुलर कफ एंड, या ऑफ कोर्स इफ यू आर हैविंग, अगर आपको कफ है थायराइड इशू की वजह से, देन दैट्स अ डिफरेंट बिटवीन नॉर्मल कफ. मैंने नॉर्मल कफ की बात की है. आई डोंट थिंक सो कि थायराइड में कफिंग होती है. मे बी नॉट, बट अगर ये थायराइड रिलेटेड कफ है तो देन यू शुड आस्क योर डॉक्टर. It depends what kind of cough you are having. If it's a dry cough, so even in thyroid, you can take any cough medication which are meant for dry cough. So permanent solution constipation का ये है कि you should, like I told you, if you are smoking, for Sayyid Shah I've said that if you are smoking then stop smoking. अपनी जो कैफीन या कॉफी की इनटेक है वो उसको कम करें. If you are overweight or obese, try to reduce your weight. Fourth thing is that have more fiber in your diet. इस्पगोला हस्क आता है, इस्पगोला हस्क के नाम से. अगर आप वो रोजाना उसको किस तरह लिया जाता है, उसको जो है पानी में डिजोल्व किया जाता है ताकि वो एक तरह से जो है वो जेली टाइप बन जाता है. उसको आप निहार मुंह या मॉर्निंग में और नाइट में ले सकते हैं 2 टाइम पानी में डिजोल्व करके, इस्पोगोला. और इस्पोगोला जो है वो वर्क्स ग्रेट इन कॉन्स्टिपेशन. ऑल्सो डिपेंड, अगर आपको देखिए जो अगर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन जिनको होता है, क्रोनिक मीन्स के जो मुस्तकिल कॉन्स्टिपेशन का शिकार है, उनको फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि उनका बगैर मुआयना होगा. बगैर मुआयने के कोई ये नहीं कह सकता कि आपका कॉन्स्टिपेशन. लेकिन जो टिप्स हैं वो यही है कि जो मैंने बताई हैं अभी.
Assalamu तो alaikum. एक और आया है Age 5 years. एक I मिनट want to grow bigger. ओके आई थिंक रबिया आईफोन ने मुझे ये बोला है कि माय सन इज G6PD डिफिशिएंसी, बट वेरी गुड क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट। रबिया, जिन बच्चों को G6PD डिफिशिएंसी होती है उनमें कुछ मेडिकेशंस नहीं ली जाती। मैं अगर मेडिकेशंस की बात करूं बाय बर्थ, तो उन मेडिकेशन की लिस्ट जो है वो गूगल पे अवेलेबल है, वो उन मेडिसिन को आप अवॉइड करें। लेकिन मेरे ख्याल से G6PD डिफिशिएंसी में आप पैरासीटामोल ले सकते हैं सेफली। उसमें एंटी मलेरियल ड्रग्स होती हैं, कुछ और ड्रग्स होती हैं जो G6PD डिफिशिएंसी में नहीं ली जाती, तो वो लिस्ट आपको मिल जाएगी गूगल में जेनेरिक मेडिसिन की, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। Thank you, Dr. Karman. We have already, like it's more than 1 hour now. And inshallah, would you like to take some questions on the group? Like we will be deleting the group at 8 p.m. Sure. अगर कोई 8 p.m. से पहले आज के टाइम पे next 2-3 hours में, if anyone asking me any question, I would be more than happy to answer them. I hope it's an informative session and thank you so much. For those who have joined later, I would like to introduce again that Dr. Karman is a licensed practicing clinical pharmacist in Australia, Saudi Arabia, and Pakistan, and he is also active researcher and academician with 17 years of teachings. And I hope you have really find this session very beneficial, and I have seriously no words to thank you because we are always looking for such small answers, and in this scenario we cannot go to the doctors, and I'm really thankful on the behalf of Padho and Padhao team, me and Sana Junaid and Mrs. Amira Mohsen. And please, all of you can follow us on the Instagram of Padho and Padhao. We will already, I have shared the account on the group. I will share it again, and so that you can update yourself with all of the events, upcoming events. We are celebrating Pakistan Day and then the India Day, and we will be talking about the modest fashion and effective communication. And I hope that you have found this session very useful. Keep connected, and happy to see all of you here. And if you have any question, you can ask in the group, and we will try our best to answer all of your questions. And please remember that these all efforts are in regarding for Sadqa Jariya for my father-in-law and for all the parents and who have participated here. And inshallah, we will continue this. Thank you so much again. Thank you very much all. Thank you again.